क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी रानी के रहस्य और इतिहास के छिपे पहलू। मिस्र, राजाओं और रानियों के प्राचीन खजानों का देश, सदियों से गुप्त रहस्यों से भरा है। इनमें सबसे रहस्यमय हस्ती थीं क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और मार्क एंथनी की प्रेमिका, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक। लेकिन इस महान रानी के अस्तित्व के सबूत लगभग इतिहास से गायब हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थीं? उनका जन्म 69 ईसा पूर्व में हुआ था और वे मैसेडोनियन ग्रीक वंश से थी। उनके परिवार ने अपने खून को शुद्ध बनाए रखने के लिए अक्सर परिवार के भीतर विवाह किया। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा ने मिस्र की संस्कृति अपनाई और उसकी भाषा सीखी, एक ऐसा कदम जो उनके पूर्वजों ने कभी नहीं उठाया। उनका जीवन केवल राजनीति और प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं था। क्लियोपेट्रा ने मिस्र को स्वतंत्र रखने के लिए जूलियस सीजर और मार्क एंथनी से गठबंधन किया। उन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों से भी विवाह किया, जो प्राचीन मिस्र की परंपरा और सत्ता को परिवार में बनाए रखने का हिस्सा था। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी खोजों में भूमिगत कक्ष और संभावित अंतिम विश्राम स्थल हैं, जो उनकी रहस्यमय विरासत को और गहराई देते हैं। उन्होंने देवी आइसिस के रूप में खुद को प्रस्तुत करके अपने लोगों का विश्वास और प्यार जीता। क्लियोपेट्रा केवल एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वे मां, पत्नी, रानी और देवी थी। उनका जीवन शक्ति, संघर्ष और रहस्य का अद्भुत संगम था। मिस्र की आखिरी रानी के बारे में जानने के लिए यह एक रोमांचक यात्रा है। क्लियोपेट्रा की दूसरी शादी भी पहली की तरह ही सत्ता का एक साधन थी, अपने सिंहासन के दावे को मजबूत करने और विरोधियों को रोकने के लिए। लेकिन वह सत्ता साझा करने वालों में से नहीं थी। उनका नया पति, उनके भाई और 14वां राजा, उनसे काफी छोटा था। कुछ वर्षों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इस घटना में भूमिका निभाई। भाई बहन की शादियां आज अजीब लग सकती हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में इन्हें राज परिवार की परंपरा माना जाता था। इससे न केवल वंश की शुद्धता बल्कि अर्धदैवीय छवि भी बनी रहती थी। लेकिन क्लियोपेट्रा परंपरा तक सीमित नहीं थी। वह एक कुशल नेता थीं, जिन्होंने विवाह गठबंधन और खुद को देवी के रूप में पेश करने तक हर साधन का इस्तेमाल किया। आज उन्हें अक्सर एक अद्वितीय सुंदरता के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह छवि मुख्य रूप से रोमन प्रचार और आधुनिक फिल्मों का परिणाम है। असल में क्लियोपेट्रा की ताकत उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल में थी। रोमनों ने, विशेष रूप से प्लूटार्क ने, उनकी मृत्यु के वर्षों बाद उन्हें एक मोहक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन यह उनके जीवन और उनकी असली उपलब्धियों की पूरी तस्वीर नहीं है। 30 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ऑक्टेवियन, बाद में ऑगस्टस, ने उन्हें अपने राजनीतिक प्रचार के लिए एक खलनायिका के रूप में चित्रित किया। यह उनके लिए फायदेमंद था, लेकिन क्लियोपेट्रा की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प थी। क्लियोपेट्रा के शासनकाल में बनाए गए सिक्के उनकी तीखी नाक और सशक्त चेहरे के साथ सुंदरता से अधिक शक्ति और अधिकार को दर्शाते थे। वह केवल अपने रूप पर निर्भर नहीं थीं, उनकी चतुराई, तेज दिमाग और शिक्षा ने उन्हें खास बनाया। वह 9 भाषाएं बोल सकती थीं, जिससे वह अपने समय की अराजक राजनीति में विदेशी नेताओं से आसानी से संवाद कर सकी। उनका संबंध सीजर और एंथनी से केवल प्रेम प्रसंग नहीं था, वे रणनीतिक साझेदारियां थीं। क्लियोपेट्रा के बारे में हर पहलू, चाहे उनकी राजनीति, उनके गठबंधन या उनका व्यक्तित्व, उन्हें एक साधारण मोहक महिला से कहीं अधिक एक महान नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा और रोम के महान योद्धा मार्क एंथनी का रिश्ता इतिहास के सबसे चर्चित प्रेम कथाओं में से एक है। लेकिन यह महज एक रोमांस नहीं था, यह एक रणनीतिक गठबंधन और जीवन का आनंद लेने का अनोखा तरीका था। दोनों ने 41 ईसा पूर्व में इनिमिटेबल लिवर्स नामक एक क्लब बनाया, जो पार्टी करने, अपनी शक्ति दिखाने और राजनीति को आनंद से जोड़ने का जरिया था। इस क्लब की सभाएं भव्य दावतों, अंतहीन शराब, संगीत और अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर भेष बदलकर शरारत करने जैसे रोमांचक किस्सों से भरी होती थी। क्लियोपेट्रा की बुद्धिमत्ता का एक मशहूर उदाहरण है, जब उन्होंने अपने अमूल्य मोती को सिरके में घोलकर एंथनी के साथ शर्त जीत ली। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, क्लब ने उनके रिश्ते को मजबूत किया और दुनिया के सामने उनकी शक्ति और शान का प्रदर्शन किया। क्लियोपेट्रा अपनी छवि गढ़ने में माहिर थी।
उन्होंने खुद को मिस्र की देवी आइसिस से जोड़ा, जिससे उनके शासन को दिव्यता का आभास मिला। उनकी विस्तृत वेशभूषा, भव्य दावतें और विलासिता उनके राजनीतिक कौशल और मिस्र के संसाधनों पर नियंत्रण का प्रदर्शन करती थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद रोम ने उनकी छवि को बदनाम किया, उन्हें केवल एक चालाक मोहक के रूप में पेश किया। लेकिन क्लियोपेट्रा का असली व्यक्तित्व उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और नाटकीयता का प्रतीक है, जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। क्लियोपेट्रा की उपलब्धियों से ज्यादा उसके प्रेम जीवन पर चर्चा की गई और पुरुष प्रधान दुनिया में उसे अपने लिंग के कारण गहरे पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली महिलाओं को अक्सर या तो बेहद मोहक या अत्यधिक कमजोर बताकर खारिज किया जाता था, और क्लियोपेट्रा दोनों ही छवियों के कारण नुकसान उठाती रहीं। रोमन लेखकों ने उसे खतरनाक रूप से आकर्षक लेकिन राजनीतिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने उसे गंभीर नेता के रूप में स्वीकार करना मुश्किल बना दिया। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा की सावधानीपूर्वक आत्मप्रस्तुति ने उनके शासनकाल में अहम भूमिका निभाई। एक जीवित देवी के रूप में उनकी छवि ने सीजर और एंथनी जैसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ रणनीतिक गठबंधन को मजबूत किया। ये रिश्ते सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे, जिससे मिस्र को रोम के वर्चस्व वाले विश्व में अपनी जगह बनाने का मौका मिला। क्लियोपेट्रा ने राजनीतिक शक्ति और स्त्री आकर्षण का जो संतुलन स्थापित किया, वह बेमिसाल था। वह जूलियस सीजर की हत्या के समय रोम में थीं, और रोम में उनका प्रवास न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक रूप से भी गहरी हलचल पैदा कर गया। 46 ईपू में जब वह रोम पहुंची, तो उनके साथ उनका पुत्र सीजेरियन भी था, जिसे जूलियस सीजर का पुत्र माना जाता था। यह केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था बल्कि एक साहसिक बयान भी था। मिस्र की रानी और सीजर की प्रेमिका के रूप में उनकी उपस्थिति ने रोम में तहलका मचा दिया। कुछ रोमवासी उनकी खूबसूरती और रहस्यमय व्यक्तित्व से मोहित थे, जबकि अन्य उन्हें लेकर कटाक्ष करते रहे। उनके लिए रोम में टाइबर नदी के पार एक भव्य विला तैयार किया गया, जो केवल निवास स्थान नहीं बल्कि एक अस्थायी महल था। यहाँ से उन्होंने रोमन अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की, जिससे वह मिस्र के राजसी वैभव को बनाए रखते हुए रोमन समाज में घुल मिल सकी। उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति भी कम प्रभावशाली नहीं थी। रोम में उनकी शैली ने फैशन को नई दिशा दी। अभिजात वर्ग की रोमन महिलाएं उनकी हेयर स्टाइल और आभूषणों की नकल करने लगी। रोमन मूर्तियों में भी क्लियोपेट्रा की छवि को इस कदर अपनाया गया कि कई मूर्तियां उनकी समानता के कारण भ्रमित की गईं। क्लियोपेट्रा का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, उन्होंने सांस्कृतिक रुझानों और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को भी नया आकार दिया। उनकी शैली और शक्ति का मेल उनके व्यक्तित्व को एक कालातीत प्रेरणा बना गया। उसकी शक्ति सिर्फ राजनीतिक नतीजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने सांस्कृतिक रुझानों को भी प्रभावित किया। रोम में उसके समय के दौरान वह सबसे ज्यादा विवादास्पद कदम उठाने के लिए याद किया जाता है, जूलियस सीजर को रोम में अपनी एक प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देना। वीनस जेनेट्रिक्स का मंदिर, जो जूलियन परिवार को समर्पित था, उस समय के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सीजर को लगभग देवी के दर्जे तक ले जाने जैसा था। यह कदम रोम के पारंपरिक मूल्यों और विदेशी प्रभाव के बीच एक जटिल स्थिति पैदा कर रहा था, जो बहुत से रोमनों के लिए चिंताजनक था। इसने यह संकेत दिया कि सीजर की शक्तियां अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर जा रही थी। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद रोम के राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल मच गई। क्लियोपेट्रा ने महसूस किया कि सीजर के संरक्षण के बिना उसकी स्थिति कमजोर हो गई है और उसे मिस्र लौटने का फैसला करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने मार्क एंथोनी के साथ गठबंधन किया, जो सीजर के सहयोगी और प्रियतम थे, और रोमन राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्णय लिया। एक नौसैनिक युद्ध में एक्टियम की लड़ाई में 6 सितंबर 1931 ईसा पूर्व को हुआ संघर्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह केवल मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन के बीच की अंतिम लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने रोम के गणराज्य के पतन और साम्राज्य के उदय की दिशा तय की। यह संघर्ष विशेष रूप से उस समय के राजनीतिक तनाव से उत्पन्न हुआ था। ऑक्टेवियन, सीजर का दत्तक पुत्र, और एंथोनी, सीजर के करीबी सहयोगी, पहले एकजुट थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। एंथोनी की क्लियोपेट्रा से घनिष्ठता ने ऑक्टेवियन के लिए इसे एक चुनौती बना दिया। 32 ईसा पूर्व में
रोम के सीनेट ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, उसे एक विदेशी खतरे के रूप में चित्रित किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं का निर्माण करना शुरू किया। एंथोनी ने 500 जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया, जबकि ऑक्टेवियन ने लगभग 400 जहाजों का एक चुस्त बेड़ा इकट्ठा किया। एक्टियम में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। एंथोनी की योजना थी कि वह अपनी भारी और बड़ी नावों का उपयोग कर निकट संघर्ष में ऑक्टेवियन को हराए, लेकिन ऑक्टेवियन की सेनाओं ने तेजी और रणनीति से इसे पलट दिया, जिससे वह जल्दी जीत गए। युद्ध के मध्य में क्लियोपेट्रा ने यह महसूस किया कि हालात बिगड़ रहे हैं और उसने युद्ध से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। एंथोनी ने यह देखा और घबराहट में वह अपने मुख्य जहाज को छोड़कर तेज नाव की ओर बढ़ा, जिससे उसकी सेना में भ्रम फैल गया। इससे स्थिति पूरी तरह से पलट गई और ऑक्टेवियन ने निर्णायक जीत हासिल की। ऑक्टेवियन की इस महान जीत ने एंथोनी और क्लियोपेट्रा को मिस्र लौटने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही ऑक्टेवियन की सेनाएं 30 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया की ओर बढ़ी और अंतिम हार के बाद दोनों नेताओं ने आत्महत्या कर ली। एक्टियम की हार ने न केवल टैलिक राजवंश का अंत किया, बल्कि मिस्र को रोम का एक प्रांत भी बना दिया। क्लियोपेट्रा का जीवन और मृत्यु हमेशा एक रहस्य बने रहेंगे। यह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दुखद प्रेम कहानी का मिश्रण है। 30 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के निधन और मार्क एंथनी की आत्महत्या के बाद मिस्र की अंतिम रानी का निधन हो गया, लेकिन उसे कहाँ दफनाया गया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सदियों से इतिहासकार और शोधकर्ता क्लियोपेट्रा के अंतिम विश्राम स्थल का पता लगाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन किसी को भी सही स्थान का पता नहीं चला। प्राचीन इतिहासकारों जैसे प्लूटार्क और कैसियस डियो ने लिखा कि क्लियोपेट्रा का मकबरा विशाल और भव्य था, जो देवी आइसिस को समर्पित एक मंदिर के पास स्थित था। हालांकि इन विवरणों में कुछ अहम जानकारी की कमी है, जो उनके अंतिम विश्राम स्थल को सटीक रूप से पहचानने में मदद कर सके। कई सिद्धांत इस बारे में सामने आए हैं कि उसकी कब्र कहाँ हो सकती है। सबसे प्रचलित धारणा यह है कि क्लियोपेट्रा को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया, जो उस समय मिस्र का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। लेकिन चूंकि प्राचीन अलेक्जेंड्रिया का अधिकांश भाग भूकंप और सुनामी के कारण नष्ट हो चुका है, कुछ लोग मानते हैं कि उसकी कब्र उस पानी के नीचे छिपी हो सकती है। एक अन्य दिलचस्प सिद्धांत टापोसिरिस मैग्ना के मंदिर परिसर से जुड़ा है, जो अलेक्जेंड्रिया से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद कैथलीन मार्टिनेज और उनकी टीम ने कई कलाकृतियां पाई हैं, जिनमें क्लियोपेट्रा की छवि वाले सिक्के और उनके नाम का उल्लेख करने वाले शिलालेख शामिल हैं। हाल ही में एक लंबी सुरंग की खोज ने आशा जताई है कि यह स्थल वास्तव में क्लियोपेट्रा की कब्र हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है और शोधकर्मियों का मानना है कि इस दिशा में और अधिक खोज जरूरी है। क्लियोपेट्रा का जीवन सिर्फ प्रेम और राजनीति का मिश्रण नहीं था, बल्कि वह एक विद्वान और बहुभाषी शासक भी थी। अलेक्जेंड्रिया, जो प्राचीन समय में दुनिया के सबसे महान पुस्तकालयों का घर था, में जन्मी क्लियोपेट्रा ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और रसायन शास्त्र में गहरी रुचि ली थी। वह न केवल 9 भाषाएं जानती थीं, बल्कि अपने साम्राज्य के विभिन्न समुदायों के साथ सहज संवाद करने में भी सक्षम थी। खासकर उसने मिस्र की भाषा भी सीखी, जो उसके परिवार के लिए एक अपवाद था, और यह क्लियोपेट्रा की बहुभाषिकता उसकी शक्ति का एक अहम हिस्सा थी। वह इथियोपियाई, ट्रॉग, हिब्रू, अरामी, अरबी, सीरियाई और यहाँ तक कि प्राचीन पार्थियन साम्राज्य की भाषाएं भी बोल सकती थी। उसकी बहुभाषिकता ने उसे उस समय की दुनिया में एक महानगरीय शासक के रूप में एक अद्वितीय छवि बनाने में मदद की, क्योंकि वह कई संस्कृतियों और भाषाओं को समझने वाली एक ऐसी शख्सियत बन गई जो पूर्व और पश्चिम, मिस्र और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच एक सेतु के रूप में खड़ी थी। क्लियोपेट्रा का यह ज्ञान न केवल उसे उसके मिस्र के नागरिकों के लिए आकर्षक बनाता था, बल्कि विदेशों में भी वह उच्चतम स्तर के नेताओं से सम्मान पाती थी। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद की कहानी इतिहास में एक रहस्य बनी हुई है। हम सभी ने सुनी है कि क्लियोपेट्रा ने सब कुछ खोने के बाद एक जहरीले एएसपी सांप को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन क्या यह कहानी सच है? इतिहासकारों के बीच इस पर लंबी बहस हुई है। क्लियोपेट्रा के अंतिम क्षणों को समझने के लिए हमें उस वक्त के राजनीतिक परिदृश्य को देखना होगा। 30 ईसा पूर्व में मार्क एंथोनी, उसका प्रेमी और सहयोगी, ऑक्टेवियन के हाथों हार चुका था।
एंथोनी की आत्महत्या के बाद क्लियोपेट्रा अकेली रह गई और अब उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे पता था कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसे सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ेगा और रोम में एक पराजित रानी के रूप में पेश किया जाएगा। उसने यह सब न होने देने का फैसला किया और अपनी मौत को खुद निर्धारित किया। रोमनों के लिखे गए विवरणों में प्लूटार्क और कैसियस डियो ने दावा किया कि क्लियोपेट्रा ने एक अंजीर की टोकरी में छिपाए गए सांप को अपने कक्षों में तस्करी कर लाया था और उसी से अपने शरीर में एक घातक काटने का प्रयास किया। यह विचार उस समय की मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ था, जहां सांप सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माने जाते थे। हालांकि इस कहानी पर कई इतिहासकारों ने संदेह जताया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने जहर का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि वह रसायन विज्ञान और विषयों में अच्छी जानकार थी। हो सकता है कि उसने एक विशेष औषधि तैयार की हो या फिर उसने हेयरपिन से जहर का प्रयोग किया हो। यह सिद्धांत ज्यादा समझ में आता है, खासकर अगर आप रसद की दृष्टि से सोचें। हालांकि इसमें वह नाटकीयता नहीं है जो एएसपी वाली कहानी में मिलती है। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र रोम के हाथों चला गया और टैलिक राजवंश का अंत हुआ। मिस्र की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और यह एक नई साम्राज्य के अधीन आ गया, लेकिन क्लियोपेट्रा की रहस्यमयी मौत आज भी एक आकर्षक और जटिल कहानी बनकर इतिहास के पन्नों में जीवित है।